प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आज ईमेल आया है मेरे पास यूट्यूब की तरफ से, मेरे न्यू चैनल के नाम से, यानी कि सावित्री साहित्य अकेडमी के नाम से। मैं डरी हुई थी कि क्या करूँगी, नाम चेंज कर दिया। और जब देख रही थी एडसेंस पे भी यूजीसी नेट साहित्य दर्पण, कोई ईमेल आता था तो उस पे भी वही, मतलब पुराना नाम। लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि जो मेरे पास ईमेल आया है उस पे सावित्री साहित्य अकेडमी के नाम से आया है और मेरे न्यू चैनल का लोगो भी अपलोड है। तो उसके लिए थैंक्स बहुत बड़ा वाला, क्योंकि ये आपकी बदौलत हो पाया है। आपने बहुत सपोर्ट किया, जितनी वीडियो मैंने अपलोड की आपने उसको बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं इस पर करने वाली हूँ कि पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आप अभी क्या कर रहे हो? आपको ये लग रहा है कि सिलेबस बदल जाएगा, तो सिलेबस 85% चांस है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है? 85% चांस है कि नहीं बदल रहा है, केवल 15% ऐसा दिख रहा है कि शायद है बदले। पर 85 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है? 85% ज़्यादा है, तो आप श्योरिटी के साथ अपनी तैयारी करो। सिलेबस जहाँ तक मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, ठीक है? तो उनके आधार पर कह रही हूँ कि सिलेबस नहीं बदल रहा है, ठीक है ना? और एक बात और बता रही हूँ कि जैसे कि आप मान लो कि स्कंदगुप्त आप नाटक पढ़ते हैं, तो आपको लगता होगा कि नोट्स कैसे बनाना है, कैसे नोट्स बनाएँ और कितना पेज का नोट्स बना लें, या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो और उसमें 4-5 अलग-अलग टॉपिक लगे हुए हैं। जैसे कोई यूनिट आप पढ़ रहे हो, मान लो कि आपने यूनिट 1 स्टार्ट किया। अब यूनिट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि उनके नोट्स कितना बना लिया जाए, कितने पेज में आ जाना चाहिए यूनिट 1। तो मेरा मानना है कम से कम 35-40 पेज का, 40 पेज का आपका यूनिट 1 का हो सकता है टोटल। हाँ, 35-40 पेज का आप बना सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि केवल इसके अकॉर्डिंग तैयारी मत करना कि नेट हो जाए। तैयारी ऐसे करिए कि नेट भी होगा आपका, जेआरएफ भी हो सकता है। आप कोई सेट एग्ज़ाम देंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। फिर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी के लिए जाएँगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। उसी पीडीएफ के तौर, उसी अपने नोट्स के आधार पर। कहीं भी आपको टीजीटी पीजीटी देना है तो वही नोट्स आपका काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में पढ़ो। जो पढ़ो, जो चीज़ें भी टाइम है, जो चीज़ें पढ़ो बढ़िया विस्तार से उसको अच्छे से जाँचते हुए, परखते हुए, देखते हुए, अपनी कमियों को देखते हुए, परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए, बैक ईयर पेपर को भी एक बार देख सकते हैं। वो टॉपिक आप ढूँढ सकते हैं कि कौन-कौन सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो उन टॉपिक को उठा कर के अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में अब मैं बात करूँ कि मान लो कि आप स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे हैं, तो क्या स्कंदगुप्त नाटक में आप बता सकते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में जो युद्ध होता है, ठीक है? जो युद्ध होता है स्कंद से, या फिर स्कंद के पहले भी उज्जैनी का राज्य कार्यभार सँभाले हैं, तो युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ठीक है? वो कौन-कौन से राज्य थे, ठीक है, जिनके बीच युद्ध स्कंदगुप्त के द्वारा लड़ा जाता है। और आपको पता है कि जीत हर बार स्कंद की ही होती है। तो ये आप कमेंट में ज़रूर लिखना। आप बताओ कि क्या स्कंदगुप्त की पटकथा आपको पता है या सारांश आपको पता है? या जब भी कोई नाटक आप पढ़ते हैं या कोई भी आप पढ़ते हैं तो क्या उसका समरी आप निकाल पाते हैं? क्या सारांश लिखना लास्ट में बेहद ज़रूरी है? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पटकथा आप पढ़ते हैं तो सारांश उसका बहुत ज़रूरी है। सारांश के साथ-साथ पॉइंट टू पॉइंट आपको उसकी लाइनें भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार मैं जब मैं नाटक पढ़ा रही हूँ कोर्स में, मैं देख रही हूँ कि इतने सरलता वाले प्रश्न, मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन इस बार बन गए हैं कि जो कभी उम्मीद नहीं था कि ऐसे प्रश्न क्या आएँगे। मतलब जिस सेंटेंस का, जिस वाक्य का ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इम्पोर्टेंट हो सकता था, ठीक है, या इम्पोर्टेंट है ये। अभी एनटीए को मैं बता दूँ फुल क्या है, उनको देखो ज़्यादा प्रश्न कहीं से मिल नहीं रहा है। अब वो क्या करें? प्रश्न वो बहुत दे चुके हैं, ठीक है? अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़्यादा उठाएँगे नहीं, ये बात आपको पता है। उनके पास प्रश्न उठाने का एक ही ज़रिया बचा है कि मूल पुस्तकों के बीच-बीच से प्रश्न वो कहीं से भी उठा लेंगे। अब इस एग्ज़ाम को जून वाले को वही क्वालीफ़ाई करेगा जो अच्छे से टेक्स्ट को पढ़ेगा। टेक्स्ट बुक यानी कि मूल पुस्तकें, ठीक है? किसी भी विधा की हो, चाहे नाटक हो, कहानी हो, एकांकी हो, या फिर जो भी विधा हो, अन्य गद्य की अन्य विधाएँ हों, कविता हो। जब अच्छा, एक बार में नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं कोर्स में पढ़ा रही हूँ, मैंने उनसे कह भी दिया है कि एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा, कि एक बार आपने पढ़ लिया और काम खत्म, नहीं।
आपको इस चीज़ों को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, और ख़ासकर जब भी आप 15 दिन बीत जाए, 20 दिन बीत जाए, तो 2 दिन का टाइम लेकर के पीछे का एक बार रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है? तो ये भी आपको करना है। मान लो कि ऐसा हो सकता है कि आप कोर्स में नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, आपको टाइम हो सकता है ना, कभी-कभी होता है ना कि किसी के पास डाटा की प्रॉब्लम होती है, किसी के पास अपना मोबाइल भी नहीं है, किसी के पास ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये समस्या हो सकती है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो कब लाइव क्लास ज्वाइन करें, कब देखें लाइव क्लास। या फिर हो सकता है कि ऐसा है कि उनको घर में भी थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, करना तो चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको अपने से करने की हिम्मत नहीं बन रही है कि अपने से इस काम को किया जाए। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं कि आप जब यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी देखो करो, लेकिन बहुत स्मार्टली करो। ऐसा नहीं अभी पेपर देखो, इस बार एग्ज़ाम की तैयारी मैं नहीं कहती कि ऐसा करो कि आप पेपर देखने के वास्ते जाओ। पेपर देखना है तो ये भी हाल ही का देख लीजिए, और इसके पिछले पिछले सत्र का देख लीजिए, और इस वाले को तो ज़रूर देखिए। ये जो हाल ही का पेपर आया है इसको बढ़िया 2-3 घंटे समय लेके देखिए, और आप पाएँगे कि कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे ही बने हैं जो बिल्कुल किताब के बीट से उठा लिए गए हैं, और वो किताब के बीट से तो उठाए गए हैं, साथ में वो क्रम पूछ दिया है। इसको पहले लगाओ, इसको पहले लगाओ, इसको पहले लगाओ, और या तो इन दोनों को जोड़े मिलाओ। ठीक है, ये वाले। और कुछ प्रश्न हैं जो कि कथन अनुसार आ सकते हैं। मान लो किसी नाटक निबंध है, मतलब कोई उपन्यास हो गया, जैसे गोदान के उपन्यास से कथन आ जाता है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आपके लिए कठिन है करना। सभी उपन्यास मुझे लगता है कि नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन आपको कुछ उपन्यास पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ सिलेक्टेड उपन्यास हैं जो पढ़ना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? यदि आप थोड़ा-सा उनका बैकग्राउंड चेक करोगे, पहले तो विषय वस्तु देखोगे कि किस विषय पर ये उपन्यास, कहानी, नाटक लिखा गया था। इस पुरस्कार देखोगे, लेखक को वो कहानी, वो नाटक, वो उपन्यास लिखने का पर्पज़ क्या था? क्या उस समय हो रहा था? मतलब वो जो लाइव कास्ट उस समय पे जो चला था, उसी को उन्होंने नाट्य में क्यों उस विषय बनाया? किसी लेखक ने उपन्यास का विषय क्यों बनाया? ये थोड़ा-सा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं पेपर को ऐसे, मतलब नॉर्मली तो ख़ैर देखो, पेपर को मैं ऐसे करती नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ऐसे ही छाप लूँगी या पढ़ लूँगी। मैं पहले तो पेपर को अच्छे से गहनता से उसको देखती हूँ, समझती हूँ कि ये प्रश्न आया क्यों? क्यों? अच्छा, यही बार-बार इसी को क्यों पूछता है? तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने से पता चलता है कि ऐसी-ऐसी विशेषताएँ मिल रही हैं कि हर ब अभी और भी आएगा प्रश्न वहाँ से। जो मेरे मन में आ चुका है कि ये कहानी इम्पोर्टेंट है, अब ये उपन्यास वास्तविक में इम्पोर्टेंट है, और लगातार उसी उपन्यास को एनटीए 4 से 5 बार के सत्र में पूछ रहा है, वही कहानी से प्रश्न पूछ रहा है, उसी नाटक को बार-बार ले रहा है। तो नाटक लिखने का उद्देश्य देखो कोई नॉर्मल नहीं है कि ऐसे ही कोई नॉर्मल नाटक उठा के आ गया सिलेबस में और एनटीए ने प्रश्न बना दिया, नहीं। वो उस नाटक की कुछ ख़ासियत है, कुछ वजह है, उसका विषय पहले देखिए कि किस पर आधारित है। उस समय क्या चल रहा था, कौन-सी प्रवृत्तियाँ उस समय पे चल रही थी कि जिसको नाटककार ने या कहानीकार ने या उपन्यासकार ने या निबंधकार ने अ, काव्य का रूप बनाया। जैसे कि आप भारत भारत भारती को ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं दिल्ली दरबार दर्पण को, या आप ले सकते हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, या अंधेर नगरी को ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, मतलब क्या व्यवस्था थी, लोगों की व्यथा कैसी थी। ये साहित्य का विषय जब बना, तो कहीं न कहीं ये एक प्रश्न का विषय बनता है कि जो पहले हुआ था, जो चीज़ें पहले घटी थी घटनाएँ, वो हमें पढ़ना, जानना कितना ज़रूरी हो गया है, और उसको हम कितनी गहनता से पढ़ रहे हैं। एक है ऊपर-ऊपर पढ़ लेना और ऐसे नोट्स बना लेना, और फिर मतलब ऐसे काम चलाऊँ, काम चलेगा, नहीं। इस बार आपको मैं यही सुझाव दूँगी, चाहे आप कोर्स में हैं मेरे तो भी सुझाव दूँगी, कहीं बाहर हैं तो भी सुझाव दूँगी, और मैंने आपको पहले भी कहा है। मैं एक दिन वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने कह दिया था कि आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कहीं भी आप कोर्स में पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा-सा डाउट लग रहा है, आप ज़रूर अपने ठीक है, अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, जो भी आपको लगे, उनसे ज़रूर आप वार्तालाप करें इस पर। यदि आपका थोड़ा-सा ज्ञान जो है ना, थोड़ा-सा मतलब या आपके ज्ञान का विस्तार थोड़ा-सा ज़्यादा है, मतलब उनसे ज़्यादा है, तो ज़रूर इस विषय पे आप बात किया करें। और जो आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है, और आपको लगता है कि पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? शिक्षक आपको कहीं भी हैं, अपने हिसाब से तो पढ़ा ही रहा है। आपको भी लग रहा है क्योंकि आप भी एक शिक्षक ही हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप एज़ ए छात्र अपने को अभी छोटे, मतलब 12th तक जो है ना,
वो एक अलग होता है लोगों का, मतलब अलग क्राइटेरिया से आप उनको देख सकते, अलग नज़र से आप देख सकते हैं। 12th के बाद जब आप कॉलेज लेवल पे पहुँचते हैं तो आप खुद को ना एक अलग तजुर्बे से देखिए। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि कुछ भी कोई पढ़ा रहा है, आपने पढ़ लिया, आपने नोट डाउन कर लिया और आप चल दिए, ठीक है? तो जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए या कुछ और जो विस्तार पूर्वक आपके समक्ष वो बातें रखी जानी चाहिए, तो इस पर आप ज़रूर बात किया करें। आप चाहे कहीं भी रहें, मेरे कोर्स में हैं, किसी अन्य कोर्स में हैं, तो आपका डाउट ना बिल्कुल आपका डाउट जो है ना वो क्लियर रहना चाहिए आपके अंदर। मतलब आपके मन में कोई संशय नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है, ये जो इससे आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। मतलब सामने वाले को लगता है, टीचर हर टीचर चाहता है कि हमारे जो छात्र हैं ना वो कुछ न कुछ प्रश्न करते रहें। ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत सारे प्रश्न आपके सामने परोस दूँ। आप भी प्रश्न करें तो अच्छा लगता है। अच्छा तब लगता है कि मुझे लगता है कि फिर आप इंटरेस्टेड हैं, या कहीं भी आप रहेंगे किसी भी कोर्स में तो उनको लगेगा कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। और जब आप इस तरह से प्रश्नोत्तरी करेंगे तो शिक्षक ना बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, पूरा मन लगा करके और बहुत सारे अपने डाउट क्लियर करके। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा शिक्षक वही जो पढ़ करके आए, अच्छे तैयारी करके आए, अपने विषय के बारे में अच्छा मतलब ज्ञान लेकर के आए और फिर आपके सामने परोसे। जरूरी नहीं है कि वो जो पुराना पढ़े हैं वही आके बता दे, मतलब वो बेहतर करके आए और फिर आपके सामने दें। आप आपका आउटपुट निकल के आए, ऐसा नहीं कि मैंने आपको दिया, आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कोई फीडबैक आपका भी नहीं आया और मैंने पढ़ा दिया, तो वो सही नहीं है। अभी आपको फीडबैक मेरे को देना पड़ेगा और फिर साथ में आपका आउटपुट का इनपुट निकल के आना चाहिए। मतलब आपको आप कुछ चीज़ बताएँ मुझसे कि मैम हमने ये सीखा, हमने आपकी क्लास में आज ये सीखा, या कहीं भी आप हैं तो आप बता सकते हैं कि आपने ये सीखा है। इस पूरे लेसन में यानी 1 घंटे की क्लास में आपने क्या सीखा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि मेरा जो आज का वीडियो बनाना था वो शायद सार्थक गया होगा। मैं आपसे पहली बात कह रही थी कि आज तो जो लोग नए चैनल बनाए होंगे तो भैया ये चैनल आपने चेंज किया है ना, तो आप डरे नहीं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होता है, बस आप मेहनत करते जाएँ। साथ में मैंने कहा कि सिलेबस नहीं बदल रहा है, ठीक है? फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं नोट्स बनाने के बारे में कि नोट्स आपको कैसे बनाना है और आपको मूल पुस्तक अच्छे से अध्ययन करना है और अच्छे से मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिए। आपके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है और समय कम है, और साथ-साथ जब भी आप कहीं पढ़ें तो आप जो सीख रहे हैं उसको फ़ीडबैक के माध्यम से ज़रूर सामने वाले को प्रस्तुत करें और साथ में आपका जो डाउट है उसको ज़रूर हमेशा क्लियर करने का प्रयास किया करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एक बार पुनः से शुक्रिया बोलना चाहूँगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें।